हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग कल के पेपर सीटेट पेपर का 2 जो हुआ है, उसमें उसके सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सीटेट पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। मतलब वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, समाज से रिलेटेड जो होगा वही सही होगा। और उस उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को दोहराना। तो ये तो तुरंत केवल आ गया है तो तुरंत गलत काट देंगे। तो इसमें संज्ञान से संबंधित है, तो ये हो गया आलंबन के साथ माध्यम से छात्र सीखने का मार्गदर्शन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू होने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है, इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यही सही नहीं है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो यही सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। अर्थात कि आंतरिक से नहीं, बाहर से उसे कुछ मिल रहा है इसलिए वो प्रेरित हो रही है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बाहरी रूप से प्रेरित होती है। आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए? नहीं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे फिर हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि जीन पियाजे का क्या मानना था कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मना? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है? ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसमें विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है? एकदम बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है? गतिशील होता है। ये एकदम बिल्कुल सही हो जाता है कि प्रगतिशील मतलब आगे प्रगति बढ़ रही है। इसको अगर हम व्यवहारिक तौर पे भी सोचें तब भी एक प्रगतिशील कक्षा में कैसे आकलन हो सकता है? वो गतिशील हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद मानक संदर्भित नहीं होगा, ना तो योगात्मक होगा, ना तो वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है। फिर और आगे हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो वो क्या है? क्षय होना? नहीं। भूलना? नहीं। पुनर्प्राप्ति? नहीं। ध्यान देना होगा। क्या होगा? ध्यान देना होगा। आगे हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सी होती है? टू किल एंड मंकिंग बर्ड उपन्यास एक कथानक क्या है? टू किल एंड मंकी बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? कि टू किल मंकी बर्ड लेखक के प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, ये है। तो ये विश्लेषण कर रहा है कि उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये विश्लेषण से संबंधित है। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन सी सही हो जाएगा, थर्ड नंबर। आगे देखते हैं
कि 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभिकथन है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। इसका कारण क्या दिया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, कि इस बारे में रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को लेकर के शिक्षक चिंतनशील हो और तभी वो इस पे काम आगे कर पाएगा। इसीलिए इसका सही हो जाएगा ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। आगे हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कैरोल गिलगिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। मतलब अर्थात कैरोल गिलगिन की कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आलोचना करता है कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार कि वही कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं का अधिक आंकना या बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो आलोचना कौन करता है? देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि अभिकथन है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, सही बात है। और इसका कारण देखते हैं, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए आर दोनों सही हो जाएगा और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। 12वां नंबर क्वेश्चन अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अर्थात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम लोग पढ़े हुए भी हैं कि डिसलेक्सिया क्या है? एक पठन संबंधी समस्या है, जो कि कौन सा सही हो जाएगा? अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी को डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। भावनात्मक नहीं तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों के प्रति चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। आगे हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक जीवन को सक्षम चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 14वां क्वेश्चन कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास, यदि आप को थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि वहाँ कोहलबर्ग को हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसका कौन से हो जाएंगे? प्री कन्वेंशनल स्टेज होगा कि कन्वेंशनल होगा कि हेट्रोनॉमस? हेट्रोनॉमस तो कोई है ही नहीं। और ऑटोनॉमस होगा, तो ऑटोनॉमस भी कोई नहीं है। ऑटोनॉमस मॉरलिटी क्या होगा? कन्वेंशनल मॉरलिटी हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता हो जाएगा। आगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है। तो इस प्रगतिशील शिक्षा में सबसे अच्छी शिक्षक की भूमिका यही है कि विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे आलंबन अर्थात सहायता भी, स्कैफोल्डिंग देता है। आगे हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? तो किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने से कि जेंडर पहचान को मजबूत करने से? तो किससे होगा? जेंडर पहचान को मजबूत करने से होगा। देखिए, एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। फिर 20 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता की जैसे एक्स अक्षर को अज्ञात के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित गणना सीखने में सक्षम बनाती है। 21 नंबर देखते हैं हम लोग कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। क्या दिखाता है? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना और आँख को बार बार मूंदता है। मतलब हम लोग तुरंत ही अब समझ में आ रहा है कि आँख को बार बार मूंद रहा है, तो इसका मतलब उसको आँख से प्रॉब्लम है। तो हमें, और आँखों में लाली है, सूजन है, तो सीधे सीधे समझ में आ गया कि उसको क्या प्रॉब्लम है? ब्लाइंड संबंधी प्रॉब्लम है। क्या संबंधी है? ब्लाइंड संबंधी प्रॉब्लम है।
आगे देख लेते हैं कि 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। हाँ, किया तो जाना चाहिए। फिर उसके बाद समावेशन के दर्शन, शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बताएं। में वकालत वकालत की बात नहीं होनी चाहिए, तो कौन सा सही हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। तो आगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन कि लेव वाइगत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो इसमें कौन सा है, भौतिक वातावरण बस बाहर होता है कि भौतिक वातावरण अंदर होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, भौतिक वातावरण अंदर के क्षेत्र समीप समीप दूरामुख मतलब कि केंद्र से बाहर की ओर होता है विकास। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया से अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। क्या है, अंदर है। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आप करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, छात्रों में कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देंगे, नहीं ये गलत है। और छात्रों को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहेंगे, एकदम ये भी नहीं कर सकते। तो स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, अर्थात उसको टाइम देंगे अपने से चीज़ों को सही करने के लिए, उसको उसको क्या करेंगे, टाइम देंगे। आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव हो और वे मानते हो कि उनका होना मायने रखता है। बात तो बिल्कुल एकदम अभी कथन सही है। और इसका कारण क्या, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही हो जाएंगे और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। मतलब संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत है, शिक्षक के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए कि अधिगम तब होता है जब छात्रों और शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। कि अधिगम तब होता है सही। मूल सिद्धांत क्या है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता, एकदम बिल्कुल सही। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 27 का क्वेश्चन क्या है कि किसी कार्य एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है और शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। अगर वो कम सक्षम होता है तो उसको और भी उतने ही संकेत और इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षकों को कम मदद कर देनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करने सटीक रूप में नहीं मापा जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो यह रेखीय प्रक्रिया समाजीकरण नहीं होती है और जटिल होती है, जटिल प्रक्रिया है। और बहुआयामी भी प्रक्रिया है समाजीकरण की प्रक्रिया, और बहु विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती भी है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, बी सी डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा उदाहरण है। तो विविध दृष्टिकोणों का समावेश है, उचित समावेशन का पालन है, विभेदित निर्देश देना और प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य प्रगति को दर्शाते हुए पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया को शामिल करते हैं,
वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका 4th नंबर हो जाएगा ए बी डी तीनों सही है। और फिर उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना हो जाएगा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।